प्यारे बच्चों, आपके लिए चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आई होप आप अच्छे ही होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लगभग आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, लेकिन कुछ बच्चों का बेसिक नहीं क्लियर है। जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है उनको चाहिए रिवीजन। तो उस रिवीजन क्लास के लिए आपका वन शॉट वीडियो है जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? इसमें हम लोग पढ़ते हैं जब किसी करंट कैरिंग वायर, कोई वायर है हमारे पास में जो कि करंट को कैरी कर सकता है, उसमें जब करंट पास होता है तो एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है। अब मैग्नेट क्या होता है? एनी सबस्टेंस दैट कैन अट्रैक्ट आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट और सबस्टेंसेस मेड बाय इट। जो आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को या उससे बने हुए सबस्टेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, उसको हम मैग्नेट कहते हैं। नॉर्मली हमारे पास में कॉपर वायर है जैसे, तो कॉपर वायर में अगर हम आयरन को लगाएं तो आयरन के साथ वो चिपकेगा नहीं, लेकिन उसी कॉपर वायर में जब हम करंट पास कराएंगे तो वही कॉपर वायर उसी आयरन नेल को अपनी तरफ खींचने लगेगा, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नॉर्मली एक वायर जो कि आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, और उसी वायर से जब करंट पास कराते हैं तो वही वायर उन सबस्टेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यही हमारे चैप्टर का नाम है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे पहले तो हम लोग भाई मैग्नेट के बारे में पढ़ लें। तो मैग्नेट आपने इस तरीके के कुछ चीजें देखी होंगी, ये आपने डिवाइस देखी होगी अपने स्कूल लैब में। तो ये एक आपको एक बार मैग्नेट है, एक स्ट्रेट बार के जैसी है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट है, तो इसमें एक तरफ एस लिखा है, एक तरफ एल लिखा है। सबको पता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो एक तरफ साउथ पोल है और एक तरफ नॉर्थ पोल है। आपने ऐसी भी मैग्नेट देखी होगी, इसका नाम हॉर्स शू मैग्नेट होता है। ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं, यू शेप मैग्नेट भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें इस तरीके से नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। अब हमने देखा जैसे कि हमारे पास में मैग्नेट थी और उस मैग्नेट में हमने यहां पर देखा, जैसे ही हम इसके पास में ये आयरन के या निकल के इस तरीके के हुक्स लाए तो उन्होंने क्या किया, ये नॉर्थ और साउथ पोल ने अपनी तरफ इनको खींच लिया। आपस में अगर रखा जाए इनको, तो आपस में रखने पर क्या हुआ? आपने देखा नॉर्थ ने किसको अट्रैक्ट किया? साउथ को। साउथ किसको अट्रैक्ट करेगा? नॉर्थ को। लेकिन अगर लाइक पोल्स पास में रख दिए जाए तो क्या होगा? तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को रिपल करने लगेंगे। अब जैसे कि हमारे पास में एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट में क्या है, ये हमारे पास में एक मैग्नेट है, यहां पर हमारा नॉर्थ पोल है, यहां पर हमारा साउथ पोल है। अब हुआ क्या? अब किसी ने कहा चलो इसके टुकड़े कर देते हैं। टुकड़े करने पर क्या हुआ होगा? टुकड़े करने पर इधर नॉर्थ था, इधर साउथ था। तो टुकड़े करने पर क्या होगा? जिधर नॉर्थ था उसके पड़ोस वाले में क्या बन गया? साउथ। जिधर साउथ था उसके पड़ोस में क्या बन गया? नॉर्थ। यानी कि टुकड़े करने के बाद में अगर उसको उल्टा कर दें तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिवर्स कर देंगे। टुकड़े करे, अलग कर दिए, अब इसको रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स करने के बाद में क्या करेगा? जो पीस एक साथ था वो कैसे होने लगेगा? वो रिपल होने लगेगा। इसके चाहे जितने टुकड़े कर दें, पाउडर में पीस पीस के इतना छोटा मैग्नेट लगा दें, लेकिन फिर भी उसके पास में क्या होगा? नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होगा। आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कोई एक ऐसा मैग्नेट जिसमें नॉर्थ पोल या साउथ पोल हो, अकेला सिर्फ नॉर्थ हो सिर्फ साउथ हो, ऐसा कोई मैग्नेट हम यहां पर इस तरीके का परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकते। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारी एक बार मैग्नेट थी। तो मैग्नेट क्या होता है अभी हमने आपको बताया, दैट कैन अट्रैक्ट आयरन, स्टील, निकल और कोबाल्ट आर नोन एज मैग्नेट। जो भी चीजें आयरन, निकल, स्टील, कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उसको हम मैग्नेट कहते हैं। और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जब किसी कंडक्टर में करंट पास होता है तब वो एक टेम्परेरी मैग्नेट के जैसे एक्ट करने लगता है, यानी कि वो भी आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट या इनसे बने हुए सबस्टेंस को अपनी तरफ खींचने लगता है।
चलते हैं आगे की तरफ। तो जैसे अभी हमने मैग्नेट पढ़ा, तो मैग्नेट में हम लोग देखेंगे ये हमारे पास में मैग्नेट है, तो मैग्नेट के आसपास में एक स्पेस या एक जगह ऐसी होती है जहां पर वो मैग्नेट अपना एक अधिकार क्षेत्र बना लेता है कि वहां पर अगर कोई आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट आएगा तो अपनी तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। आपने देखा होगा जैसे दो मैग्नेट्स को बिल्कुल पास लाएं तो भले ही आपस में वो अट्रैक्ट करने ही वाले थे, लेकिन आपकी उंगलियों में भी ऐसा लगता है कि हाँ वो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को खींच रहे हैं या एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। कॉइन आप ले जाते हैं मैग्नेट के पास में, तो बहुत पास ले जाने पर एक टाइम ऐसा आता है जब आपको वो फोर्स एक्सपीरियंस होने लगता है। तो यानी कि मैग्नेट के आसपास, ये हमारी मैग्नेट है, तो उस मैग्नेट के आसपास एक फील्ड होती है जहां पर कोई दूसरा मैग्नेट या कोई मैग्नेटिक सबस्टेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करने लगता है। अब यहां पर आया एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमेशा अट्रैक्ट ही आयरन क्यों करता है, मतलब मैग्नेट किसी आयरन को या इस चीज को अट्रैक्ट ही क्यों करता होगा। जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यहां पर हम किसी आयरन सबस्टेंस को ले गए, हमने नॉर्थ पोल जैसे ले गए तो आयरन ने क्या किया, अपने पास क्या बना लिया, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म से साउथ पोल, इसलिए वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। अगर हम अपना निकिल यहां पर ले जाते साउथ पोल के पास में, तो निकिल क्या करता, साउथ पोल के पास ले गए तो अपोजिट पोल यानी कि नॉर्थ पोल बना लेता, इसलिए अट्रैक्ट कर लेता। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म में क्या होता है, हमेशा अपोजिट पोल अट्रैक्ट, अपोजिट पोल्स वहां क्रिएट करते हैं, और जब अपोजिट पोल क्रिएट होगा तो हमेशा ही अट्रैक्शन होगा। जैसे बच्चों को कई बार ये बात समझ में नहीं आती, बच्चों तुमको पता है ना कि लाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब हम आयरन को ले जाते हैं तो अट्रैक्ट ही क्यों करता है, क्योंकि आयरन के अंदर भी एक मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है, और उस मैग्नेटिज्म की वजह से उस मैग्नेटिज्म कैसा होता है, वो इंड्यूस्ड, यानी कि अगर हम नॉर्थ पोल ले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, साउथ अट्रैक्ट कर लेगा, साउथ पोल ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, नॉर्थ अट्रैक्ट कर लेगा। इस तरीके से वो अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट के अराउंड स्पेस और रीजन अराउंड मैग्नेट और मैग्नेटिक सबस्टेंस where any other magnetic substance can feel magnetic force is known as magnetic field। अभी आपने देखा, अभी जो हमने एग्जांपल दिखाया था, हमारे पास एक मैग्नेट थी, हमने इसको ब्रेक किया तो नॉर्थ के पड़ोस वाला क्या बन गया, साउथ, साउथ के पड़ोस वाला क्या बन गया, नॉर्थ। इसके चाहे जितने टुकड़े करते चले जाएं, चाहे जितने टुकड़े कर लें, लेकिन वो अपने आप में क्या बनेगा, वो अपने आप में एक मैग्नेट ही बनेगा। ओके, उसके बाद में जो फील्ड्स है, अब इन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं। कैसी लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस। इन इमेजिनरी लाइंस की खास बात क्या है, इन इमेजिनरी लाइंस की खास बात ये है कि ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं, ये कर्व भी हो सकती हैं। Imaginary lines that are straight or curved used to represent magnetic field intensity at a point are known as magnetic field lines। ये क्लोज लूप बनाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती थी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। क्यों बनाती हैं, उसका रीजन अभी हम आपको दिखाएंगे। दूसरी बात, ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व भी हो सकती हैं, बट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती थी, ये भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स कहते थे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स नहीं कहते, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है, इस वजह से। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो हमने यहां पर देखा कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां होनी चाहिए, तो सबसे ज्यादा लाइन पास कहां पे है, सबसे ज्यादा पास लाइन कहां पे है, लाइन यहां पर पास है, कहां पर, पोल्स पे। तो पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, सबसे ज्यादा। पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, सबसे ज्यादा। चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं एक बार मैग्नेट के पैटर्न को। तो जब हम किसी बार मैग्नेट के पैटर्न को देखते हैं, ध्यान देंगे, एक बार मैग्नेट का पैटर्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा इस बार मैग्नेट के पैटर्न को। तो आपको क्या नजर आ रहा है, बाहर लाइंस कैसी हैं, कर्व, यानी कि बाहर लाइंस कैसी हैं, कर्व होने का मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और अंदर
अंदर लाइंस कैसी हैं, जूम करके देखिए जरा इसको, ये क्लियर लाइन अंदर नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही है? इस मैग्नेट के अंदर लाइंस आपको दिख रही होंगी। हाँ, तो मैग्नेट के अंदर अगर लाइंस आपको दिख रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइंस पैरेलल है। जबकि ये लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। तो मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉन यूनिफॉर्म। बाहर कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। ये बाहर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बाहर कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म, अंदर कैसी है, यूनिफॉर्म। अब ये एरोज क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये एरोज उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, और मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। इसीलिए ये बनाते हैं क्लोज लूप। आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट कर सकते थे, और चार्जेस में यह था कि पॉजिटिव से हमेशा अवे और निगेटिव में हमेशा टुवर्ड्स, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें साउथ बाहर अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो एरो, अगर आप ध्यान से देखें नॉर्थ पोल से निकली हुई जितनी लाइंस बाहर की तरफ है उसमें एरो बाहर की तरफ गया है। साउथ पोल में जो भी एरोस हमें दिख रहे हैं वो कहां दिख रहे हैं, अंदर की तरफ दिख रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड में ये यहां पर जो आ रहे हैं वो क्या हो रहा है, इसमें हमें दिख रहे हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो एरो में किधर दिख रहा है, बाहर जो भी एरोस दिख रहे हैं वो किधर की तरफ दिख रहे हैं, बाहर जितने भी एरो हैं वो दिख रहे हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेकिन अंदर अगर एरोस की बात करें तो अंदर एरोस क्या होंगे, साउथ से नॉर्थ की तरफ। अंदर जो एरोस होंगे वो क्या होंगे, साउथ से नॉर्थ की तरफ। यानी कि मैग्नेट, बाहर मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न क्या है, ये डायग्राम आप याद कर लिए, बनाने को आपको आ सकता है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या है, पैरेलल, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बाहर कैसा है, कर्व, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सबसे ज्यादा कंडेंस कहां पे है, पोल्स पे। पोल्स पे सबसे ज्यादा कंडेंस है, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहीं पर है। यहां पर साउथ पोल में लाइंस कहां लगेंगी, एरो कहां है, अंदर की तरफ से, और नॉर्थ पोल में एरो कहां है, बाहर की तरफ। तो इस पैटर्न को आप याद रखिएगा, जो भी पॉइंट्स हैं वो हमने आपको यहां पर बता दिए। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने यहां पर देखा कि हमारा जो बार मैग्नेट था उसका बार मैग्नेट का पैटर्न क्या था। ओके, तो अब हम लोग कुछ आगे चीजें देखते हैं। अब जैसे हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताने के बाद हमें बार मैग्नेट के बारे में बता दिया। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। इनका काम होता है किसी पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना। तो इनका जो ओरिजिनेशन होता है वो नॉर्थ पोल, और एंड जो होता है वो कहां पर होता है, साउथ पोल। लेकिन ऐसा मैग्नेट के बाहर होता है, अंदर नहीं। अंदर क्या होगा, अंदर यहां पर नॉर्थ पोल से एंड होगा और साउथ पोल से स्टार्ट होगा। फिर ये क्लोज लूप बनाती हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास होंगी तो कैसी होंगी, जैसे अपने दोस्तों में अगर तुम बहुत पास बैठ रहे हो, यानी कि तुम्हारा बॉन्ड कैसा स्ट्रॉन्ग, बहुत फोर्स लग रहा है, बहुत एक दूसरे के जिगरी हो। अगर बहुत दूर दूरियां बढ़ गई, यानी कि लाइन अगर दूर है तो फील्ड कैसी हो गई, वीक हो गई, बॉन्ड कैसा हो गया, वीक हो गया। इसके बाद में डायरेक्शन, जैसे कि अगर हम सपोज करें कि हमारे पास में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न हमें पता करना है। ये हमारा साउथ पोल, ये हमारा यहाँ पर नॉर्थ पोल था, और ये था हमारा साउथ पोल। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी तो क्या करेंगे, टेंजेंट डालेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, टेंजेंट डालेंगे। जैसे कि अगर हमसे कहा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट डाली जाए तो इस पॉइंट पर एक नहीं बल्कि कितनी टेंजेंट पड़ेंगी, 2 टेंजेंट पड़ेगी, जिससे कि एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन आ जाएंगी, जो कि इम्पॉसिबल है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता। और जो आयरन और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर इन मैग्नेटिक फील्ड्स में डाला जाए तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अल्टर हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं आपको,
ये थोड़ा सा आगे की क्लासेस का है, बट हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को ये बता देते हैं। तो ये हमारे पास में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब किसी का मन हुआ कि हम यहां पर एक आयरन को रख दें, तो आयरन को जैसे ही हम यहां पर रखेंगे, आयरन को यहां पर जैसे ही रखेंगे, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी उनका जो नेचर था वो चेंज हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो नेचर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी दिखाते हैं आपको। तो जो हमारे पास में लाइंस बिल्कुल कर्व थी वो ऐसे हो जाएंगी, वो लाइंस बिल्कुल ऐसे हो जाएंगी। पहले हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल हमारी स्ट्रेट थी, वो लाइन हमारी बिल्कुल ऐसे लाइन जाने लगेंगी, यानी कैसे हो जाएगी? अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस लाइंस आ रही होंगी। तो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न पहले कैसा था? यूनिफॉर्म। और अगर बीच में हमने एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया, तो पहले जो स्ट्रेट लाइन हमारी हुआ करती थी वो अपने आप क्या बन गई? कर्व हो गई। तो ये आपका एक क्वेश्चन बनता है कंपेटेंसी बेस्ड, कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न में किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया जाए तो क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जब आगे यहां पर देखेंगे तो एक टॉपिक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोगों ने पढ़ ली है, और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बाद में हम लोग पढ़ते हैं यहां पर ऑस्टेड डिस्कवरी। तो ऑस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, अब उन्होंने क्या किया? ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने यहां पर इस डायग्राम को हम लोग देखेंगे। यहां पर उन्होंने बैटरी लगाई, एक सर्किट बनाया और स्विच रखा ओपन, और यहां पर रखा मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, तो देखा मैग्नेटिक कंपास में बिल्कुल ये हिलडुल नहीं रहा, यानी कि कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। मैग्नेटिक कंपास, जैसे कि अगर ये मैग्नेटिक कंपास है तो इसकी जो नीडल की जो अपर पॉइंट होगा, जो टिप होगी, वो क्या होगी? नॉर्थ पोल, और जो पीछे वाला हिस्सा है वो क्या होता है? साउथ पोल। ये कब डिफ्लेक्ट करता है? जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है। बाहर मैग्नेट के पास ले जाए तो ये डिफ्लेक्ट करने लगेगा। ठीक है, जो नॉर्थ पोल है वो किधर की तरफ जाएगा? साउथ की तरफ। जो साउथ वाला पोल है वो किधर चला जाएगा? नॉर्थ की तरफ चला जाएगा। अब उन्होंने क्या किया? जैसे ही स्विच को क्लोज किया, तो स्विच को क्लोज करने से क्या हुआ? ये जो हमारे पास, जब हम स्विच को क्लोज करेंगे, यहां पर देखेंगे पॉजिटिव हमारे यहां पर है और निगेटिव हमारा कहां? यहां, यानी कि यहां पर ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ये करंट की डायरेक्शन है। तो जैसे ही ये करंट की डायरेक्शन हुई, तो यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक कंपास था वो डिफ्लेक्ट हुआ। जो मैग्नेटिक कंपास है वो किधर हुआ? वो डिफ्लेक्ट हो गया, वो इधर की तरफ, ऐसे वो यहां पर वेस्ट की डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, ऐसे इधर डिफ्लेक्ट हुआ। अब अगर वो क्या करते हैं? अगर वो इसी में बैटरी के टर्मिनल्स को बदल देते, अगर इसी डायग्राम में उन्होंने क्या किया? फिर से उन्होंने स्विच ऑफ किया, फिर से देखा कि मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन बंद हो गया। फिर उन्होंने क्या किया? यहां पर उन्होंने बैटरी लगाई और इस तरीके से, ऐसे समझ लो कि ये हो गया निगेटिव टर्मिनल और ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। तो अब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? अब हमारे करंट की डायरेक्शन हो गई ऐसे। अब हमारे करंट की डायरेक्शन ऐसे। तो फिर से उन्होंने स्विच ऑन करके देखा, तो पता किया कि हाँ डिफ्लेक्शन तो हो रहा है, बट हमारे डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल गई है। ठीक है, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल गई है। तो अगर आपसे पूछा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की डिस्कवरी किसने की, तो ऑस्टेड ने डिस्कवरी की थी। क्या किया उन्होंने? उन्होंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में मैग्नेटिक कंपास को रखा, और जैसे ही करंट पास किया तो वहां पर मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ। जैसे ही स्विच ऑफ किया, करंट बंद हुआ, तो मैग्नेटिक कंपास में होने वाला डिफ्लेक्शन बंद हो गया। उन्होंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, तो मैग्नेटिक कंपास की डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने देखा, तो उन्होंने पता किया कि हमारे पास में जो कंडक्टर है, जो टेम्परेरी करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब उनमें करंट पास होता है तो टेम्परेरी मैग्नेट के जैसे काम करते हैं।
और इन मैग्नेट्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है? टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं, लेकिन इनका जो मैग्नेटिज्म होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो कौन ज्यादा स्ट्रांग है, इलेक्ट्रोमैग्नेट या नॉर्मल मैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्ड ही बड़ा है, तो यानी कि वो ज्यादा स्ट्रांग है। इलेक्ट्रोमैग्नेट और नॉर्मल मैग्नेट में कौन बड़ा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन कैसा होता है, जो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं वो टेम्परेरी हैं, जो बहुत आपसे दिखाते हैं प्यार मोहब्बत, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में दिखाते हैं, हाँ हम बहुत खास हैं आपके लिए, एकदम से लोग आते हैं एकदम से जाते हैं, ऐसे लोग कैसे हैं लाइफ में आपके? टेम्परेरी। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे हैं? टेम्परेरी। और परमानेंट मैग्नेट कैसा है, मतलब जो हमारा नॉर्मल मैग्नेट कैसा है, वो परमानेंट मैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रांग है, परमानेंट मैग्नेट वीक है। ओके, तो हमने ये पढ़ी ऑस्कर डिस्कवरी। तो अब ये बच्चों को कुछ को ये नहीं समझ में आया होगा कि हम लोग यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को कैसे पता करें। तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पर आता है एम्पियर्स स्विमिंग रूल। ठीक है, यहाँ पर आता है एम्पियर्स स्विमिंग रूल। तो एम्पियर्स स्विमिंग रूल को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो देखेंगे ये हमारा एम्पियर्स स्विमिंग रूल है। हमने जैसे इमेजिन किया कि कोई पर्सन है जो स्विम करता हुआ किसी रिवर में जा रहा है, और इमेजिन किया कि उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू, मतलब करंट की डायरेक्शन जो है उसके पैरों से उसके सिर की तरफ है, पैरों से सिर की तरफ, उसकी पैरों से करंट की डायरेक्शन अगर हुई हमारी, स्विम हम कर रहे हैं किसी रिवर में और करंट जा रहा हमारे पैरों से सिर की तरफ, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड का मूवमेंट होगा वो लेफ्ट हैंड का मूवमेंट हमारा बताएगा डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास। तो यानी कि देखो ये पर्सन स्विम करता हुआ जा रहा है, तो जिधर इसके लेफ्ट हैंड की मूवमेंट होगी उधर ही हमारा नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट कर, उधर ही हमारा मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट करेगा। यहां पर से हम लोग एक डायग्राम और अभी देखते हैं, इसको हम लोग एम्पियर्स स्विमिंग लॉ कहते हैं। तो एम्पियर्स स्विमिंग लॉ में ये क्या कहा गया इसको देखेंगे। तो एम्पियर्स स्विमिंग लॉ था, if a man swims along the current carrying wire such that his face always towards the magnetic needle through the which the current is entering his feet and leaving from his head, then the north pole of the magnetic needle is always reflected towards his left hand। ये रूल आया, काफी कॉम्प्लिकेटेड लगा, लेकिन इसके बाद एक नया रूल आया जिसका नाम था स्नो रूल। बहुत आसान है स्नो रूल। इसमें बताया गया कि करंट जाएगा साउथ से नॉर्थ, तो मैग्नेटिक कंपास की डिफ्लेक्शन क्या होगी? वेस्ट। यानी कि हमारे पास में हमने एक सर्किट बनाया और इस सर्किट में इस तरीके से, ये सर्किट है हमारा, इस सर्किट में एक छोटी सी हम की लगाते हैं पहले, और यहां पर रखते हैं एक मैग्नेटिक कंपास, और कलर से कर लेते हैं। यहां पर रखा है मैग्नेटिक कंपास। ये मैग्नेटिक कंपास में भी हमने बताया जो एरो का जो अपर पॉइंट होता है वो नॉर्थ पोल और नीचे होता है साउथ पोल। तो पूछे यहां पर मैग्नेटिक कंपास की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा करंट की हमारी कैसी है कि हमारी ऑफ है, स्विच हमारा ऑफ है। अब हमने क्या किया? स्विच ऑन कर दिया। जैसे ही हमने अपना स्विच ऑन किया तो हमारे करंट की डायरेक्शन क्या होगी? हमारे करंट की डायरेक्शन ये होगी, ये हमारा करंट आ रहा। अब जैसे ही हमारा ये करंट आ रहा है तो सोचो अगर कोई करंट नीचे की तरफ आ रहा है, अब सोचो कि अगर हमारा साउथ से नॉर्थ की तरफ जब करंट जाता था, यहां पर नॉर्थ है और यहां पर साउथ डायरेक्शन, ये पोल की बात नहीं चल रही है, यहां पर नॉर्मल मैप की डायरेक्शन की बात चल रही है कि जब साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता था तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या थी? वेस्ट। यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? ईस्ट। यानी कि ये इधर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, ये इधर की तरफ। जो हमारा मैग्नेटिक कंपास ऐसे है वो डिफ्लेक्ट होकर किधर चला जाएगा? ऐसे चला जाएगा। अगर हम यहां पर बैटरी की पोजीशन को बदल दें, अगर हम बैटरी की पोजीशन को बदल दें, देखते हैं फिर से, ये इस तरीके से ऐसे सर्किट रखें और यहां पर अपना मैग्नेटिक कंपास रखें। अब इस मैग्नेटिक कंपास की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? यहां पर करंट की डायरेक्शन ऐसी है, स्विम करता हुआ कोई जा रहा है तो उसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? ऐसे।
लेफ्ट हैंड के मूवमेंट की डायरेक्शन, यानी कि उसके स्विंगिंग के हिसाब से उसके डिफ्लेक्शन। ये ओरिजिनल था जिधर हमारा करंट जा रहा था, लेकिन जैसे ही करंट जाना चालू हुआ तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, ये इसको होगी। यानी करंट जाएगा साउथ से नॉर्थ, तो मैग्नेटिक कंपास के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन होगी वेस्ट, यानी उल्टा कर दो। अगर करंट जाएगा नॉर्थ से साउथ तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ईस्ट। समझ में आ गया? ठीक है। वैसे ही आपका ये स्टेटमेंट लिखने को नहीं आएगा, बट मैग्नेटिक कंपास के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन आपसे पूछी जा सकती थी। ठीक है, तो आप एम्पियर स्विंगिंग रूल और स्नो रूल का यूज करते हुए आप इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर जैसे इसी में हम लोगों ने देखा था अभी कि जो हमारा ओपन स्विच था तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था, और जो हमारा स्विच क्लोज था तो हमने देखा था उसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या थी। जैसे अभी हमने देखा इस डायग्राम में अगर देखें तो किधर जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या हो गई, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन हो गई ईस्ट। और अभी इसी डायग्राम में अगर हम लोग देखें नॉर्मल जो स्टार्टिंग में था उसके हिसाब से इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, इसमें एरो लगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल से। अब करंट जा रहा है किधर, साउथ से नॉर्थ, तो डायरेक्शन किधर होगी डिफ्लेक्शन की, वेस्ट। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये ऑस्टेड ने मेन चीज आपके दिमाग में आपको याद होना चाहिए, ये डिस्कवरी किसने की थी। मैग्नेटिक इफेक्ट करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है व्हेन अ करंट कैरिंग वायर कैरीज करंट देन इट बिहेव्स लाइक अ magnet, and this effect is known as magnetic effect of current. And when magnetic compass is placed near a current carrying conductor, it deflects, and the direction of deflection is obtained by Snow rule or Ampere's swimming rule. Okay, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसके बाद देखेंगे हम लोग अब यहाँ पर आगे चीजें आई हैं कई अलग अलग सी। तो ये देखिए अभी हमने आपको मैग्नेटिक कंपास में की डिफ्लेक्शन के बारे में बताया, स्नो रूल के बारे में हमने आपको बताया, और हम लोग पढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल। ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे। तो जब राइट हैंड थंब रूल को पढ़ेंगे तो ध्यान से देखना, इसमें क्या बताया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बोर्ड में। Imagine that you are holding a current carrying conductor in such a way that your thumb shows the direction of electric current passing through the conductor. Then fingers encircling the conductor will show the direction of magnetic field lines. Imagine वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। क्यों? ऐसा नहीं है कि आपको करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ लेना है। करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर ऐसे करके पकड़ लोगे ना तो फिर मैग्नेटिक फील्ड तुमको दिखाई पड़ जाएगी अच्छे से। ठीक है, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ना नहीं है, इमेजिन करना है कि हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे पकड़ा है, करंट जा रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पैटर्न की डायरेक्शन क्या है। तो इस रूल को, ये जो हमारा राइट हैंड थंब रूल है, जो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है, इस रूल को हमें बस स्टेटमेंट याद करना है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट पर आप लोग ध्यान देंगे। If the thumb of the right hand points the direction of current, then the remaining curved fingers of the same hand in the direction of magnetic field due to the current. Okay? अब इसमें हम आप लोगों को एक चीज बहुत समझा सकते हैं अच्छे से कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है वो क्या होता है। अगर हमारे पास स्ट्रेट वायर है, ये बहुत पूछा जाता है, स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न क्या होगा, सर्कुलर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न सर्कुलर नेचर का होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी हैं, वो सर्कुलर नेचर की हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जैसे पास होगा, देखेंगे हम लोग फिर से कि पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी सी पास बनेगी। पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, थोड़ी सी पास, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कैसी हो जाएंगी, दूर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसा है, ज्यादा, और वायर के दूर जब जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, वीक। वायर के पास में रहोगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वायर के दूर जाओगे वीक मैग्नेटिक फील्ड।
अगर स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा है? सर्कुलर। ओके, अगर स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या है? सर्कुलर। अपवर्ड है तो याद रखना अपवर्ड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, अपवर्ड एंटी क्लॉकवाइज। अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जाएगा, क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के चलने की उल्टी दिशा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर इसी में अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे क्लॉकवाइज। डाउनवर्ड होगा तो क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। अपवर्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल रट लेना है, कोई यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए राइट हैंड थंब रूल का। राइट हैंड थंब रूल क्या शो करता है? ये दिखाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर्स है उसमें कैसी हैं। तो कैसी हैं? सर्कुलर नेचर की। अगर वायर हमारा स्ट्रेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? सर्कुलर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कैसे होंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, यानी कि उन सबका सेंटर सेम होगा और क्या होगा? वो वायर होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा है, तो हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। और इन सर्कल्स को जब आप बोर्ड में बनाएंगे तो इस बात पे ध्यान देंगे, जो वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही होंगी वो थोड़ी पास पास बनेंगी, फील्ड लाइंस थोड़ा सा दूर दूर होंगी, फील्ड लाइंस और दूर हो जाएंगी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि पास में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है और दूर में मैग्नेटिक फील्ड वीक है। अपवर्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड होगा तो क्लॉकवाइज। यही था हमारा राइट हैंड थंब रूल। एक बार फिर से बोलते हैं, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन सच अ वे दैट योर thumb shows the direction of electric current passing through the conductor, then finger encircling the conductor will show the direction of magnetic field lines. इसी से बना था आपका मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल। तो मैक्सवेल का जो कॉर्क स्क्रू रूल था वो मैग्नेट का, ये कॉर्क स्क्रू रूल अपने आप में क्या था ये अभी बताते हैं। ये जैसे इमेजिन किया करो कि जैसे कि आप किसी स्क्रू को ऐसे नट बोल्ट नहीं होता, ऐसे करके आप किसी स्क्रू को टाइट करते हुए जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा उसमें जो चूड़ियां बोली जाती हैं, जो सर्कल्स बने होते हैं, उनके मूवमेंट की डायरेक्शन आप देखिएगा। अगर हमारा जो स्क्रू है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो जो उसमें पेच, जो स्क्रू है पेच, उसमें जो डायरेक्शन है मूवमेंट की वो क्या होगी? अगर डाउनवर्ड होगा तो क्लॉकवाइज होगी, अपवर्ड होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, देखिए अगर नीचे की तरफ होगा डाउनवर्ड जा रहा होगा तो क्लॉकवाइज, अगर ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। सबसे पहले देखेंगे बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में हमने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा है। अंदर कैसी लाइंस हैं? अंदर है पैरेलल, बाहर कैसी है? कर्व। सबसे ज्यादा कंडेंस कहां पे है? कॉर्नर्स पे। एरो कहां लगा है? बाहर एरो लगेगा नॉर्थ से साउथ, अंदर एरो कहां लगेगा? साउथ से नॉर्थ। समझ में आ गया? और वही सेम पैटर्न हमारी सोलेनोइड का है। सेम पैटर्न जो बार मैग्नेट का पैटर्न होता है वही पैटर्न हमारा सोलेनोइड का होता है। ये सोलेनोइड है, इसके बारे में अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास में ये क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसमें देखेंगे स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नेचर कैसा है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अपवर्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड होगा क्लॉकवाइज। पहले लाइंस कैसी होंगी? क्लोज, बाद में दूर में लाइंस कैसी होंगी? थोड़ी सी सर्कल्स दूर दूर जाने लगेंगे। डायग्राम में उतना क्लोज नहीं है लेकिन आपको बोर्ड में ऐसे ही बनाना है। उसके बाद में अगर हमारे पास होती है सर्कुलर लूप। अब देखेंगे सर्कुलर लूप है। अब इस सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बताना है। ये देखो, ये एक सर्कुलर लूप थी, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, ये करंट जा रहा है, ऐसे करके घूम के आ रहा है। अब देखेंगे जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, जैसे अगर ये लूप है हमारे पास में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होगा? प्लेन ऑफ द लूप के परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसे नहीं है कि ये लूप है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है 3D में। समझ में आ गया? अगर हमारी इस तरीके से जा रहा है तो लाइन कैसे जाएगी? ये करंट कैसे जा रहा है? करंट कैसे जा रहा है? ध्यान से देखो, क्लॉकवाइज। तो हमारे जो एरो जाएगा कहां जाएगा? अंदर की तरफ। क्लॉकवाइज में कहां जाएगा? अंदर की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज में कहां जाएगा? बाहर की तरफ।
क्लॉकवाइज में अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज में बाहर की तरफ। जब कोई एंटी सोशल काम आप करते हैं, जब क्लास में आप कोई एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं तो आपको क्या कहा जाता है? गेट आउट, बाहर। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अगर हमारे पास में होगा तो कहां बनेगी लाइन? बाहर की तरफ। और क्लॉकवाइज होगा तो लाइन कहां बनेगी? अंदर की तरफ। जो सेंटर वाली लाइन है वो कैसी है? स्ट्रेट। लेकिन जैसे ही हम सेंटर से आगे बढ़ने लगते हैं, लाइंस कैसी होने लगती हैं? कर्व। एरो वही पकड़ के चलेंगे। और जो बिल्कुल कॉर्नर पे हम आ जाते हैं तो सोचो किसी सर्किल का एक छोटा सा पार्ट अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब यहां पर करंट की डायरेक्शन देखेंगे, करंट की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है। तो लाइंस कैसी बनेगी? देखो ध्यान से, एंटी क्लॉकवाइज। लाइंस कैसी बन गई? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही सर्किल में यहां पर देखो करंट की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। लाइंस कैसी बन रही है? क्लॉकवाइज। यानी कि देखो जब सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनाया जाए तो सर्कुलर लूप के लिए क्या बनाएंगे? एक सर्किल लेंगे जिसके दो एंड्स को हम बैटरी से जोड़ देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव टर्मिनल इधर, की को हमेशा यहां पर क्लोज रखना और ऐसे हमारे पास करंट जाएगा। अब आगे की बात, इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा होगा? स्ट्रेट। सेंटर पे, इस लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नेचर कैसा होगा? स्ट्रेट होगा। और अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो उस स्ट्रेट वाले में एरो कहां लगाएंगे? अंदर की तरफ। किधर लगाएंगे? अंदर की तरफ लगाएंगे। 3D फिगर बनेगा, याद रखना, हमने पहले बता दिया। ये नहीं कि ये लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये लूप है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एरो कहां बनेगा? बाहर की तरफ। अगर क्लॉकवाइज है तो एरो कहां बनेगा? अंदर की तरफ। क्लॉकवाइज में अंदर की तरफ और एंटी क्लॉकवाइज में बाहर की तरफ। फिर जैसे ही हम सेंटर से सर्किल की तरफ आएंगे, सर्किल में सर्कमफ्रेंस की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा? कर्व होने लगेगा। बिल्कुल कॉर्नर पे क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। फिर हम देखेंगे यहां पर क्या गया? ऊपर, तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। यहां कहां गया है? नीचे, यानी कि क्या हो गया? क्लॉकवाइज। बिल्कुल क्लियर है। अब पैटर्न बना लेंगे। सर्कुलर लूप का बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। बार मैग्नेट का और सॉलोनॉइड का एक ही जैसा है, आपको दो बार बता चुके हैं। उसके बाद में स्ट्रेट वायर में क्या होगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, वो भी पैटर्न हमने आपको बता दिया। आगे हम लोग चलते हैं। फिर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रूल पढ़ते हैं। इस रूल का नाम है क्लॉक फेस रूल। अब इस क्लॉक फेस रूल को आप याद रखेंगे कि क्लॉक फेस रूल क्या है। अब जैसे कि अभी हमने देखा हमारे पास सर्कुलर लूप थी, तो सर्कुलर लूप में अगर क्लॉकवाइज बना था तो हमारे पास लाइन कहां गई थी? अंदर की तरफ। लाइन कहां गई थी? अंदर की तरफ गई थी। क्लॉकवाइज में लाइन कहां गई है? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जाने का मतलब ऊपर वाला जो फेज है वो कैसा बनेगा? साउथ पोल। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। क्योंकि देखो अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो लाइन बाहर की तरफ होगी, तो नॉर्थ ही तो लाइन बाहर की तरफ भेजेगा, साउथ क्या करेगा? लाइन खींचेगा। एक चीज और समझाते हैं, एंटी एन आ रहा है, एंटी में एन आ रहा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में क्या हुआ? नॉर्थ पोल। एंटी क्लॉकवाइज में क्या हुआ? तो यानी कि क्लॉकवाइज में अपने आप क्या हो जाएगा? साउथ पोल। एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल। तो क्लॉकवाइज अगर होगा लूप में तो क्या हो जाएगा? साउथ पोल। तो कुछ यहां पर घबराने की जरूरत भी नहीं है। आगे हम लोग पढ़ते हैं सोलेनॉइड क्या होती है। सोलेनॉइड के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या होती है सोलेनॉइड? जब हम किसी कॉपर वायर को, जैसे कि आपने चरखी के ऊपर मंझा लपेटा होगा, उसी तरीके से अगर हम लोग एक एल्युमिनियम की पाइप लें और उसके ऊपर वायर को, कॉपर वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटते हुए चले जाएं और उसके दोनों एंड्स को हम 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें, तो वो थोड़ी देर के लिए क्या होगा? वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। और इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। क्या होता है? When a copper wire with a resistive coating is wound on a chain of loop like a spring is called solenoid। ठीक है, डिफिनीशन आप नोट करते रहेंगे। उसके बाद में जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये अपने आप में किसकी तरह एक्ट करने लगती है? एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगती है। और इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में जो होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है वो कैसा है? बिल्कुल बार मैग्नेट के जैसा। और सारी प्रॉपर्टीज भी कैसी हैं? बार मैग्नेट के जैसी। समझ में आ गया? अच्छा, हमसे एक चीज और पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट आजकल है,
जैसे ये आपको एक सोलेनोइड दी गई, तो जहां पर पॉजिटिव है उधर कौन सा पोल है, साउथ पोल, जहां निगेटिव है वहां कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। याद रखना, ये अंदर सोलेनोइड थी, बैटरी से जोड़ा, जिधर पॉजिटिव है उधर कौन सा पोल है, साउथ, और जिधर निगेटिव है उधर कौन सा, नॉर्थ। यहां पर नॉर्थ निगेटिव, नॉर्थ निगेटिव की तरफ, तो यानी कि साउथ किधर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। वैसे नॉर्थ पोल को पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन यहाँ की आपकी अलग। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। एक P पॉइंट दिया गया, Q पॉइंट दिया गया, R पॉइंट दिया गया, S पॉइंट दिया गया। आपसे पूछा जाएगा सबसे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है। तो Q और R की मैग्नेटिक फील्ड, Q बिल्कुल सेंटर में है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रांग है। R जो P पॉइंट है वो सोलेनोइड से बाहर है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल है। R कॉर्नर के पास में है, तो यहां पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है, और एजेस की मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड में बिल्कुल कॉर्नर्स की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड की आधी होती है। आपको लग रहा होगा बार मैग्नेट में क्या था, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां पर थी, कॉर्नर्स पे, लेकिन सोलेनोइड में ऐसा नहीं है। सोलेनोइड में यहां पर जो कॉर्नर की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कहां पर होती है, कॉर्नर पर की मैग्नेटिक फील्ड सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड की आधी होती है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड कहां की है, Q की। सबसे वीक कहां है, तो मैग्नेट से बाहर है, P की। बाकी S और R बताया, S की मैग्नेटिक फील्ड Q की आधी है। R में भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, वैसे Q और R की लगभग बराबर है। ठीक है, आपसे पूछा ही नहीं जाना चाहिए Q और R में, वैसे तो सेम है, लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ आपसे पूछे तो R अगर बिल्कुल लास्ट टर्म पे है तो कम होनी चाहिए, और S पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो Q का हाफ होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड का फॉर्मूला होता है B = μ0 Ni। B से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। निकोलस टेस्ला का नाम आपने सुना होगा, क्या होती है, टेस्ला होती है। टेस्ला के अलावा क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। टेस्ला होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। एन क्या होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नाम होता है। और आई क्या होता है, आई होता है करंट। अब हमने यहां से देखा कि जैसे कि अगर हम लोग करंट को बढ़ा दें तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। अगर हम बीच में कोई फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस जैसे कि सॉफ्ट आयरन को इंसर्ट कर दें, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। अगर वैक्यूम अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड कम है, सॉफ्ट आयरन कोर है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पर भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। अच्छा, फिर क्या हुआ, करंट बढ़ाने पर भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। लेकिन एक क्वेश्चन आजकल चल रहा है कि अगर हम उसके डायमीटर को इंक्रीज कर दें, अगर डायमीटर को हम इंक्रीज कर देंगे तो स्मॉल एन की वैल्यू पर क्या पड़ेगा। सोचो, जैसे कि हमारे पास एक सोलेनोइड ऐसे थी, ऐसे, अब हमने क्या किया, इसके डायमीटर को बढ़ा दिया तो हमारे पास यही ऐसे हो गई। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा, पहले से कम हो गई कि ज्यादा, कम हो गई। अगर n की वैल्यू कम हो गई यानी कि डायमीटर बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है। अब हमारे एक बहुत होनहार स्टूडेंट है सम्राट, इन्होंने हमसे पूछा, इन्होंने हमसे कहा कि सर अगर हम ये जो सोलेनोइड है जो हम टर्न्स बना रखे हैं इसमें बाद में इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न है कैसा है, तो हमने कहा बार मैग्नेट है। तो इन्होंने कहा अगर हम इसको ये सब हटा के बिल्कुल खींच दें तो क्या होगा, तो हमने कहा ये तो अच्छा क्वेश्चन है। अगर सेम अभी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा है, अभी हमने देखा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न है वो अभी हम लोग पीछे डायग्राम में देख के आए हैं। पीछे डायग्राम में हमने यहाँ पर देखा था, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा था, सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न खैर बार मैग्नेट की जैसा ऐसे ही है, लेकिन अगर हम उसको एक स्ट्रेट वायर की तरह कर दें तो क्या होगा, तो उसका पहले हमारे पास वायर ऐसा था, पहले हमारे पास में वायर ऐसा था सोलेनोइड में, तो मैग्नेटिक फील्ड का ये पैटर्न आ रहा है। वायर अगर ऐसे हो गया तो क्या हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न अब सर्कुलर होगा। क्या फर्क पड़ेगा, सोलेनोइड के वायर को सोलेनोइड से निकाल के सीधा करने पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बदल जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे इस क्वेश्चन को
आंसर नहीं दे पाते कि अगर हमने सोलेनोइड के वायर को निकाल के स्ट्रेट कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पहले कैसा था बार मैग्नेट के जैसा, अब कैसा हो जाएगा कंसेंट्रिक सर्कल्स हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर फैराडे एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर कि जब हम करंट कैरी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे क्या होगा। ये आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को हम पढ़ेंगे। पहले हमने देखा कि हमारे पास में एक हॉट शू मैग्नेट है, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल है। यहाँ पर हमने एक सर्किट को लिया और यहाँ पर हमने एक कंडक्टर को लटका दिया। हमने जैसे स्विच ऑन किया तो इस कंडक्टर से भी करंट पास होने लगा। When current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences some force. Why? ऐसा क्यों होता है, जब हम करंट कैरी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो आंसर है कि मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस क्यों करती है, क्योंकि हमने रखा कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड में। अब ये कंडक्टर कैसा है, इस कंडक्टर के बारे में क्या खासियत है, ये कंडक्टर नॉर्मल कंडक्टर नहीं है, ये है करंट कैरिंग कंडक्टर। और करंट कैरिंग कंडक्टर खुद में क्या होते हैं, खुद में मैग्नेट होते हैं। और जब दो मैग्नेट्स को आसपास लाया जाता है तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। इसी वजह से जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाया जाता है तो क्या होता है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। हमारे फैराडे भाई साहब थे, जो फैराडे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्टिविटी करके दिखाई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्टैंड लिया, स्टैंड में एक सर्किट को बनाते हुए उन्होंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को लटकाया, बीच में यहां पर उन्होंने हॉट शू मैग्नेट रख दी। अब उन्होंने क्या किया, जैसे प्लग इन किया तो तुरंत वहां पर जो हमारा कंडक्टर था वो डिफ्लेक्ट होने लगा। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चलो अच्छा करंट को बढ़ाते हैं। तो उन्होंने देखा फोर्स पहले से ज्यादा लग रहा है, उन्होंने कहा चलो इस मैग्नेट को हटा के वीक मैग्नेट को लगाते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स वहां पर कम होने लगा। उन्होंने कंडक्टर की लेंथ को कम कर दिया, फोर्स कम हुआ, तो कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाया, फोर्स बढ़ गया। उन्होंने बैटरी की जो टर्मिनल से उनको बदल दिया, यानी कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तो फोर्स की भी डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। यानी कि हमारा जो फोर्स है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे, करंट पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, और उसके साथ उसके ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है। तो फोर्स किस पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे, करंट पर और करंट की डायरेक्शन पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर पर और ओरिएंटेशन पे, कि उसका ओरिएंटेशन क्या है। लाइक जैसे कि अगर हम यहाँ पर थीटा, क्योंकि अगर हमारे पास में साइन, अगर हमारे पास में थीटा होता है 90 डिग्री, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, जो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो फोर्स कितना हो जाएगा मैक्सिमम। और अगर हमारे पास में थीटा हो जाता है 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो हमारे पास में साइन 0 या साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी कितनी हो जाती है 0, तो हमारे पास में फोर्स कितना हो जाता है 0। यानी कि अगर हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल रखा है तो फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। अगर 90 डिग्री पे रखा है तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा। फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो हमने आपके सामने फार्मूला लिखा, F इक्वल्स टू क्या है, BIL sin थीटा। ठीक है, आजकल रेस्टोरेंट जाते हैं, बिल देते हैं ना, तो बिल देते हैं फैराडे, फैराडे से याद रखिएगा, बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, उसकी डायरेक्शन पे, करंट पे डिपेंड करता है, उसकी डायरेक्शन पे, लेंथ पे डिपेंड करता है और ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगा, कम करोगे फोर्स कम होगा, लेंथ को डबल करोगे फोर्स भी डबल हो जाएगा, लेंथ को आधा करोगे फोर्स आधा हो जाएगा, और करंट को आधा करेंगे करंट फोर्स आधा हो जाएगा, करंट को 4 टाइम्स करेंगे तो फोर्स भी 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, थीटा अगर हमारा 90 है तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा, थीटा अगर हमारा 0 है, थीटा अगर 0 है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, थीटा अगर हमारे पास में 0 होगा तो हमारे पास में फोर्स 0 हो जाएगा, पैरेलल एंटी पैरेलल में फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास हम लोग लेते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के तरीके क्या हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए हमारे पास में एक रूल है जिसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है? इमेजिन दैट योर forefinger, middle finger and thumb are in such a manner that they are mutually perpendicular to each other. इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। इनके बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। Imagine that your middle finger, forefinger and thumb are in such a way that they are mutually perpendicular to each other. इसके बाद में आपको एक ट्रिक तो पता होगी मदर फादर चिल्ड्रन वाली, कि ये क्या है? चिल्ड्रन यानी कि करंट। मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, फिर से रूल हम यहां पर रिसाइट करते हैं। तो इफ imagine that you are stretching your middle finger, forefinger and thumb in such a manner that they are mutually perpendicular to each other. Middle finger shows the direction of current और forefinger shows the direction of magnetic field, then thumb will show the direction of magnetic force. वैसे भी आप सोचो, अगर आपसे कहा जाए इन 5 उंगलियों में सबसे ज्यादा फोर्स आप किससे लगा सकते हैं? अंगूठे से। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा, कोई आपको मिडिल फिंगर दिखाता है ना, सारे शरीर में तन बदन में आग लग जाती है, करंट से जनरेट हो जाता है, जाके उसके घुसा मारते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे क्या हुआ? करंट। तो इससे क्या हुआ? फोर फिंगर से, इससे कहते हैं ना उंगली नहीं दिखानी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होती है, आपको क्लास में बताया होगा। तो इससे क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। इससे क्या हुआ? करंट। इससे क्या हुआ? फोर्स। इससे तो नहीं भूलेंगे ना कि सबसे ज्यादा फोर्स किससे लगेगा? थंब से। यानी कि इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग you are stretching your middle finger, forefinger and thumb are such a manner that they are mutually perpendicular to each other. नीचे से ऊपर की तरफ जाना, यानी कि पहले बताएंगे इसके बारे में। Middle finger shows the direction of electric current, forefinger shows the direction of magnetic field, then thumb will show the direction of force, magnetic force. Okay, magnetic force और motion of conductor, ये यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से दिखाया भी है। और अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहां पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि एक इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये किधर की तरफ है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ की तरफ। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। यानी कि करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अब आपसे पूछा गया फोर्स कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा। तो बच्चों एक बात समझ लो, अगर उन्होंने नॉर्थ को उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया तो साउथ हम अपने आप ले लेंगे कि हमारे आंसर में आ ही नहीं सकता। उन्होंने ईस्ट को बोल दिया तो वेस्ट हमारा हो ही नहीं सकता। यानी कि अब हमारे आंसर में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट गायब, बचा क्या? अपवर्ड या डाउनवर्ड। हमारा आंसर क्या हो सकता है? या तो अपवर्ड हो सकता है या तो हमारा आंसर डाउनवर्ड हो सकता है। उसके अलावा सारे ऑप्शन हम एलिमिनेट करेंगे। समझ में आ गई हमारी बात? सबसे ज्यादा टफ बच्चों को यही वाला क्वेश्चन लगता है। जैसे उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जा रहा ईस्ट की तरफ, तो भाई ईस्ट की तरफ जा रहा, वेस्ट से जा रहा, यानी कि करंट की डायरेक्शन क्या है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं नॉर्थ से, तो नॉर्थ से कहां जा रही हैं? साउथ की तरफ जा रही हैं। तो नॉर्थ साउथ हमारे क्वेश्चंस में हो गए। तो अगर नॉर्थ पे हो गया तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री साउथ हो गया, ईस्ट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री वेस्ट हो गया। अब ये हमारे क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो गए, तो यानी कि हमारे आंसर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो हमारे आंसर में क्या बचा? अपवर्ड या डाउनवर्ड। चलिए अब लॉ का यूज करते हैं। पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड को यहां पर असेंबल किया, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है? इधर की तरफ। अगर करंट की डायरेक्शन इधर होती तो फोर्स किधर जाता? बाहर की तरफ। यानी कि अगर हमारे पास में करंट की डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी अगर नॉर्थ की तरफ है, तो हमारे पास में फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? आप ये देखें, यहां पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? आप देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है हमारी यहां पर, किधर की डायरेक्शन में है? मैग्नेटिक फील्ड है साउथ की डायरेक्शन में। करंट हमारा किधर जा रहा है? करंट हमारा जा रहा है किधर? वेस्ट की डायरेक्शन में। तो फोर्स कहां जा रहा है? अंदर की तरफ, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्या हुआ? इनटू द पेज। अब लगेगा सर तो यहाँ पर 360 डिग्री घूम गए, हम कैसे लगाएं इसको?
तो हमने तो देखो एक क्लियर ही कर दिया कि उन्होंने नॉर्थ कहा तो साउथ नहीं होगा हमारे आंसर में, ईस्ट कहा तो वेस्ट भी नहीं होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमारे आंसर में हो नहीं सकते, या तो हुआ अपवर्ड या तो हुआ डाउनवर्ड। अब जैसे आप अलाइन करिए, अगर करंट की डायरेक्शन ये है और मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इधर होती तो फोर्स किधर होता, बाहर की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसका उल्टा करेंगे तो फोर्स किधर चला जाएगा, अंदर की तरफ। नहीं समझ में आया? चलो एक बार और देखते हैं हम लोग इन क्वेश्चंस को। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ठीक है। मेहनत का कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं होता है। सक्सेस पानी है तो बस मेहनत करनी है। ये क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इस बार हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे हम लोग। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जा रही है, ये देखो ध्यान से, किधर से किधर जा रही है? हमारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। किधर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड? वेस्ट टू ईस्ट। और प्रोटॉन किधर जा रहा है? नॉर्थ टू साउथ। समझ में आ गया? जो प्रोटॉन की डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट होती है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन सेम होती है। तो करंट की डायरेक्शन किधर आ गई? इधर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ गई? इधर की तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई? ऊपर की तरफ, अपवर्ड। वैसे भी हमने बताया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अगर हमारे क्वेश्चन में है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे आंसर में नहीं हो सकते, हमारा आंसर अपवर्ड या डाउनवर्ड ही हो सकता है। अब अपने डायरेक्शन के हिसाब से इन्वॉल्व यहाँ पर इनको सिंबल करो। तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ, करंट की डायरेक्शन साउथ की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ। हो गया ना? चलिए अभी कई सारे क्वेश्चंस हैं, देखते हैं, डाउट नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं। ये देखो ये क्रॉस बना है। अब सोचो क्रॉस बना है, डायरेक्शन तो दी नहीं उन्होंने। सोचो तुम्हारी कॉपी पर क्रॉस लगते चले जाएं तो तुम्हारी क्लास की पोजीशन कैसी हो जाएगी? अगर तुम्हारी कॉपी में सारे पन्नों पे क्रॉस लगाते चले जाएंगे ना एग्जामिनेशन सीट में, तो तुम्हारी क्लास में पोजीशन कैसी होगी? अप या डाउन? डाउन पोजीशन। यानी कि क्रॉस का मतलब डाउनवर्ड और डाउन का मतलब अपवर्ड। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड थी। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? डाउनवर्ड। चलो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। करंट की डायरेक्शन किधर है? इस डायरेक्शन में। तो सोचो हमारा थंब किधर जा रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन। किधर जा रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन। अब इसको ऐसे समझ लें कि हम लोग अपना आंसर जो हमारे ऑप्शंस में आते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। देखो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दे दी? डाउनवर्ड दे दी। जबकि उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड दे दी है, तो यानी कि हमारे आंसर में अपवर्ड हो नहीं सकता। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उन्होंने करंट की डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट दे दी, तो ईस्ट और वेस्ट भी नहीं हो सकते। यानी कि ना अपवर्ड हो सकता, ना डाउनवर्ड हो सकता, ना ईस्ट हो सकता, ना वेस्ट हो सकता। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचे? या तो नॉर्थ बचा और या तो साउथ बचा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, करंट की डायरेक्शन ये, तो ये किधर गया? नॉर्थ। किधर जा रहा है? नॉर्थ की तरफ। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा? नॉर्थ। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। देखें, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। अब देखेंगे, अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड। अब की करंट कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, करंट है ऊपर की तरफ। ऐसे ऐसे ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब किधर जा रहा है? अब जा रहा है ये वेस्ट की तरफ। देखेंगे ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड दे दी तो हमारे पास क्या आंसर नहीं आ सकते हैं? डाउनवर्ड नहीं हो सकता, तो और साथ में क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? अगर उन्होंने क्वेश्चन में डाउनवर्ड वर्ड मेंशन कर दिया कि कोई चीज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमारा आंसर में क्या नहीं हो सकता? डाउनवर्ड तो नहीं हो सकता, साथ में उसका कॉम्प्लीमेंट्री अपवर्ड भी नहीं हो सकता। करंट की डायरेक्शन क्या है? साउथ से नॉर्थ, तो यानी कि साउथ भी नहीं हो सकता, नॉर्थ भी नहीं हो सकता। 100% हमारा आंसर या तो ईस्ट है अभी या तो वेस्ट है, इन दो में से है। डबल डी पे चलेगा। अब हम रूल लगा लेते हैं। रूल लगाने में क्या किया हमने? क्या किया? करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, करंट गया इधर की तरफ, तो फोर्स किधर जा रहा है?
ईस्ट की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो गया? ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। चलते हैं इसमें। इस बार क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है। यहां फोर्स किधर लगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। इधर फोर्स किधर लग रहा? अपवर्ड। फिर से देखते हैं इसमें, देखो ध्यान से देखना, ये हमारा ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है साउथ, ये है नॉर्थ। यानी कि हमारा आंसर ये चार तो हो नहीं सकते। अब बचा क्या हमारे ऑप्शंस के लिए? क्या बचा? क्या बचा बोलो? क्या हो सकता है हमारा? वेस्ट। वेस्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि वेस्ट तो हमारे क्वेश्चन में नहीं आ गया। या तो अपवर्ड हो सकता है और या तो डाउनवर्ड हो सकता है। बस दो ही चीज हो सकती है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड दिखाई, करंट को अलाइन किया, फोर्स किधर हुआ? अपवर्ड डायरेक्शन। किधर हुआ फोर्स? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इनसे बाहर का क्वेश्चन आपका इनमें से नहीं आएगा। ध्यान देते हैं, यहां पर ध्यान देते हैं। यहां पर क्या हुआ? आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है। तुम्हारे आंसर में अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो हमारे आंसर में क्या हो सकता है? क्या क्या हमारे प्रोबेबल आंसर हैं बताएं? ईस्ट से वेस्ट तो करंट जा रहा है, तो वो तो हमारा प्रोबेबल आंसर हो नहीं सकता। मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है तो डाउनवर्ड भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? या तो नॉर्थ या तो साउथ, बस यही हो सकता है। अब देखते हैं, ये हमारा करंट गया, ये हमारा करंट गया और मैग्नेटिक फील्ड किधर गई? अपवर्ड। पहले देखेंगे करंट की डायरेक्शन ये और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ। किधर की तरफ गया फोर्स? नॉर्थ डायरेक्शन। इसमें फोर्स किधर है? नॉर्थ डायरेक्शन। इसमें बताएं फोर्स किधर लगेगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आ गया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर दी गई है नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, और करंट की डायरेक्शन क्या दी गई है? नॉर्थ से साउथ। एंटी पैरेलल है, यानी कि यहां कोई फोर्स नहीं लगेगा, नो फोर्स, इलेक्ट्रॉन ही नहीं डिफ्लेक्ट होगा। जब सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में होंगे कोई फोर्स नहीं लगेगा। ऐसे इसमें देखते हैं, इसमें इस बार हमारी मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। करंट किधर जा रहा है? करंट जा रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये है हमारा नॉर्थ से साउथ, और यहां पर ये जा रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। करंट जा रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन हमने लगाई। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ। तो थंब कहां जा रहा है? अंदर की तरफ। तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेरी गुड। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। आप देखिएगा, फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो इस पीडीएफ को हम आपके लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप इनको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, बिना प्रैक्टिस नहीं आएंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस बार क्या है, हम लोग पढ़ते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को। हम लोगों के घर में जो वायरिंग होती है वो किस नेचर में है? पैरेलल। कैसे होती है? पैरेलल। और जो करंट आता है वो कैसा आता है? जो करंट आता है उसका नेचर होता है एसी, और सप्लाई कैसी है? 50 हर्ट्ज। सप्लाई कैसी? 50 हर्ट्ज। यानी कि करंट अपनी डायरेक्शन कितनी बार बदलता है? 100 टाइम्स। एक सेकंड में करंट अपनी डायरेक्शन कितनी बदलता है? 100 टाइम्स। ये इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में जो मतलब हाउस होल्ड सप्लाई है कितनी फ्रीक्वेंसी है? 50 हर्ट्ज की, यानी कि करंट डायरेक्शन बदलेगा 100 टाइम्स। कैसा करंट है? एसी। आपके वायरिंग हम लोग कैसे कराते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में कराते हैं। अब देखो, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग वायरिंग कराएंगे तो हमारे पास वायर होते हैं 3, और ये 3 वायर्स हैं। अब इनके बारे में देख लें कि हमारे पास में एक वायर होता है लाइट वायर। लाइट वायर, और इसका जो पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, और इसका होता है 0 वोल्ट। और ये जो ग्रीन वायर है ये भी 0 वोल्ट पर ही होता है। इसका काम क्या है उसको हम समझाएंगे अभी।
तो लाइव वायर किस कलर का है? रेड कलर का। अर्थ वायर किस कलर का है? ग्रीन। और बाकी आपका ये ब्लैक भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, न्यूट्रल वायर। ओके, बात समझ में आ गई आपको? तो हमारी हाउस होल्ड सप्लाई में कितने तरीके के वायर होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। लाइव वायर किस कलर का है? लाइव वायर यानी कि जिंदा बिजली। अब सोचो, जिंदा बिजली होगी आपको झटके देगी कि नहीं देगी? डेंजर है कि नहीं है? तो डेंजर को किस कलर से दिखाते हैं? रेड कलर से दिखाते हैं। इसलिए लाइव वायर किससे है? रेड कलर से। और अर्थ कैसी है? ग्रीनिश। हमें ज्यादा ग्रीनरी बनानी है अर्थ पे, तो वो किस कलर का है? ग्रीन कलर का। तो बाकी येलो या ब्लैक क्या होगा? ये हमारा न्यूट्रल वायर होगा। ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ये है 220 वोल्ट। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हम 0 वोल्ट पे क्यों रखते हैं, हम इसको अगर हम लोग माने हम इसको 10 वोल्ट पे रखें, तो बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 210 वोल्ट हो जाएगा। और हमें क्या करना है? हमें मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बनाना। जो इंडिया में जो भी जितनी भी डिवाइसेस बनती हैं, हम लोग अपना मोबाइल बनाते हैं, एसी बनाते हैं, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, तो सबके पीछे आप ध्यान से देखें कि उन पर लिखा होता है साफ साफ कि ये इतनी फ्रीक्वेंसी और इतने वोल्टेज के अप्रॉक्स में चलेगी। जैसे इंडिया में लिखा होता है, आप चार्जर एडाप्टर पे आप पढ़िएगा 220 वोल्ट टू 250 वोल्ट, यानी कि 220 से 240 के बीच में काम करेगा। अगर 240 से ज्यादा दिया तो फूक जाएगा, और 210 220 से बहुत कम दिया तो ऑपरेट ही नहीं होगा। कई बार कहते हैं ना कि एक फेज चला गया, बल्ब बहुत कम ग्लो हो रहा है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है ना। हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए क्या किया? इसको 220 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट और यहाँ पर भी 0 वोल्ट। होता क्या है? सबसे पहले जो बिजली होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली, विद्युत, ठीक है, ये अर्थ वायर होता है, जो वो हमारे मकान में अर्थिंग में एक बार सप्लाई में नीचे गाड़ा जाता है, उसके बाद में ये इस तरीके से आके हमारी सारी हैवी डिवाइसेस में, आपने देखा होगा आपका एसी होगा, आपके जितने जो हाई पावर रेटिंग वाली डिवाइसेस होंगी उसमें 3 पिन प्लग लगा होता है। आयरन में आप देखिए, एसी में आप देखिए, इस बोर्ड में भी 3 पिन प्लग है। उसी तरीके से सब में 3 पिन प्लग होता है, यानी कि ये जो ज्यादा वोल्टेज पर ज्यादा करंट ड्रॉ करते हैं, ज्यादा चार्ज एक्युमुलेट करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? ज्यादा चार्ज एक्युमुलेट करने की वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा चार्ज अगर होगा तो हो सकता है कि ये शॉक दे दें। जैसे कि अगर हम लोग जब बच्चे थे उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर जो इलेक्ट्रिक आयरन आते थे उसमें अर्थिंग वायर अगर नहीं होता था तो उसको प्रेस कर रहे हैं, कपड़े प्रेस कर रहे हैं, एकदम से टच हुआ हाथ तो क्या हुआ? तुरंत बिजली का झटका लगता था। आपने देखा होगा अगर अर्थिंग वायर नहीं है और बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ हो रहा है, उस चीज को लोगे छुओगे तो क्या होगा? झटका लगेगा। तो झटके को बचाने के लिए अर्थिंग वायर बनाया। आप सबके घर बने होंगे, सबने देखा होगा आपके घर में किनारे पे पिलर पे लोहे की सरिया छोड़ी गई होगी, आयरन रॉड छोड़ी गई होगी। वो सिर्फ झंडा लगाने के लिए नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की एक बहुत खासियत होती है, वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ अपनाती है। इलेक्ट्रिसिटी को गिरना है, सपोज करो हमारे पास में ये कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी गिरने वाली है, तो कहां पे गिरेगी? जो ज्यादा पॉइंटेड होगा, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी आके गिरेगी। तो इसलिए पॉइंटेड कंडक्टर छोड़ा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी आए तो उस पॉइंटेड कंडक्टर में गिरे और उसके थ्रू, अर्थिंग वायर के थ्रू अर्थ में चली जाए, हमारे घर को कोई भी नुकसान ना हो। तो उसी तरीके से सारी डिवाइसेस जो बहुत ही हैवी डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस में हमने अर्थिंग वायर को कनेक्ट कर दिया, यानी कि जो 3 पिन प्लग है, जो आपने देखा होगा तीसरा जो हमें ब्लॉक दिया जाता है, उन सब में कौन सा वायर है? ये ग्रीन वायर है, ठीक है, जो जिसको आप लोग कहते हैं पावर सर्किट। ठीक है, आपके घर में सप्लाई में डालता ना, एक पावर वाला यहाँ पर सर्किट दिया गया। पावर सर्किट का मतलब यहाँ पर आप हैवी सप्लाई भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपकी मिक्सी वगैरह है वहां पर आप लगा सकते हैं। अब मिक्सी को अगर आप घर में ऑपरेट करते हैं, आपने उसको निकाला, दो आपने वायर लिया, ऐसे जाके जोड़ दिया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? पूरे घर की सप्लाई जो है चली जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्यूज वगैरह वहां पर गड़बड़ करेगा। अब क्या करते हैं, देखते हैं मोहल्ले में जब हमारे पास में सप्लाई आती है, सबसे पहले हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड में आती है, फिर वो हमारे मीटर में आती है, मीटर के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग तरीके से। हमने अपने अपने अलग अलग कमरों के लिए सप्लाई लाइन छोड़ी होती है। तो इस तरीके से देखो, जो रेड वायर है वो कौन सा है? न्यूट्रल। जो ब्लैक वाला वायर है वो कौन सा है? रेड वाला वायर है वो है लाइव वायर, जो ब्लैक वाला वायर है वो है न्यूट्रल, और जो ग्रीन वाला है वो है हमारा अर्थ वायर। वो हमेशा पावर सर्किट में ही लगेगा, जहां पर बहुत ज्यादा चार्ज की जरूरत होती है।
ठीक है। और सारी कॉम्बिनेशंस कैसे हैं, पैरेलल, क्योंकि हमें चाहिए है इक्वल वोल्टेज और करंट जैसी हमारी जरूरत हो वैसे। तो इसको हमने पढ़ लिया। अब आगे कुछ चीजें पढ़ते हैं, जैसे अर्थिंग। अब अर्थिंग के बारे में क्या होगा, तो अर्थिंग को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। The process of transferring the immediate discharge of electric energy directly to earth by the help of low resistance wire is known as electric current। जैसे कि आपकी एसी थी, अब एसी में 3 पिन प्लग का यूज था नहीं, आपने 2 पिन से यूज किया, तो पहली बात तो इतना ज्यादा करंट वो ड्रॉ करेगा तो आपका फ्यूज वायर एमसीबी है वही वहां पर जाने नहीं देगा। लेकिन फिर भी चलो किसी जुगाड़ से हमने उसको ऐसा करने दिया और हमने किसी वजह से उसके किसी कंडक्टिंग पार्ट को छू लिया, तो क्या होगा, वो सारा चार्ज हमारी बॉडी में हमको लगेगा, करंट लगेगा, जिसकी वजह से हो सकता है मौत भी हो सकती है। इसीलिए उसमें क्या किया गया, यहाँ पर आप इस वाले डायग्राम को देखें, इस वाले डायग्राम को जब आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये हमारा लाइव वायर का, न्यूट्रल वायर का, और ये था हमारा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। और किसी वजह से क्या हुआ, ये जो पर्सन है उसने इसको छू लिया, तो छूने से क्या हुआ, इसके अंदर जो चार्ज था वो सबके सब, हमारी बॉडी में तो एक कंडक्टर है, तो सारा चार्ज इस बॉडी में चला गया, इसकी वजह से इसको करंट लगा। तो इस करंट से बचाने के लिए हमने इसमें क्या कर दिया, एक तीसरा पिन लगाया कि जो भी एक्स्ट्रा चार्ज हो वो किसमें चला जाए, वो अर्थ में चला जाए। जो भी एक्स्ट्रा चार्ज है हमारा वो उस अर्थ में चला जाए। तो अब क्या होता है इसमें, अर्थिंग क्यों नेसेसरी है, फॉर डिस्चार्जिंग द एक्युमुलेटेड चार्ज टू ग्राउंड टू प्रिवेंट हैजार्ड टू मैन एंड मशीन, स्टेबलाइजिंग सिस्टम वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फास्ट एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ प्रोटेक्टिव गियर इन केस ऑफ अर्थ फॉल्ट। यानी कि अगर किसी वजह से एकदम से वोल्टेज कम ज्यादा होता, फ्लक्चुएट होता, तो हमारी डिवाइस ना खराब हो। एफिशिएंट रिटर्न ऑफ फॉल्ट लीकेज करंट टू सोर्स विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस टू द रनिंग सिस्टम। ठीक है, आपको अर्थिंग की डेफिनेशन पढ़नी है, इन पॉइंट्स को पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाना है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो हमको अब अगर सपोज करो बहुत ज्यादा करंट आया, अभी इससे पहले हम लोग कुछ और चीजें भी पढ़ लेते हैं, उसमें से हम लोग पढ़ते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग कई बार आपने सुना होगा, ओवरलोडिंग, बाइक की ओवरलोडिंग, कार की ओवरलोडिंग नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ओवरलोडिंग है। अगर हमने बहुत सारे अप्लायंसेस एकदम से एक ही स्विच में लगा दिए तो क्या हो जाएगा, वो स्विच वहां पर खराब हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि अभी दिवाली में आपने देखा होगा कि आपने आपने वो जो आपके पास मल्टीप्लग वाला बोर्ड होता है उसमें बहुत सारे एकदम से प्लग इन कर करके बहुत सारी झालरें वगैरह लगा दी हैं। अब बहुत देर तक अगर वो चलती रही तो क्या होगा, वो मेल्ट होने लगता है। क्यों, बहुत ज्यादा करंट अगर ड्रॉ करेगा तो H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT के फार्मूले से क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और उस हीट के प्रोड्यूस होने की वजह से जो उसका इंसुलेशन होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। इसी वजह से वहां पर अब अगर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा तो आग भी लग सकती है, और इसीलिए ओवरलोडिंग की वजह से क्या होता है, आग लग जाती है, या हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है, जो वायर्स हैं वो मेल्ट डाउन हो जाते हैं। तो हमें एक बार में बहुत सारी डिवाइसेस को एक ही सर्किट में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब छोटा सर्किट। अब छोटा सर्किट ये क्या है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच कर जाते हैं। आपने देखा होगा कि इस बात जैसे कि वायर को लेते हैं ऐसे ऐसे टच करते हैं तो क्या होता है, चिंगारियां निकलती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब हम लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को आपस में टच करते हैं तो वो वहां पर जो कॉम्बिनेशन होता है वो हो जाता है पैरेलल। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, हाई हो जाता है कि लो, हाई, लो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हो जाता है लो। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लो हो जाएगा तो करंट हो जाएगा हाई। जब करंट हो जाएगा हाई तो H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT के फार्मूले से हम लोग देखेंगे तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो उस हीट के प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, जो वायर्स का इंसुलेशन होगा वो मेल्ट डाउन हो जाएगा, और इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा अगर टेम्परेचर हुआ तो वहां पर आग लग जाएगी। जनरली आप लोगों ने देखा होगा घरों में आग लगने का सबसे बड़ा कारण आजकल है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो आप अच्छी केबल यूज नहीं करेंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा, वहां पर जल्दी इंसुलेशन अगर उसका टूटा तो वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ओवरलोडिंग क्या होता है, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस हैविंग हाई पावर रेटिंग आर कनेक्टेड to single circuit, then there is a large flow of current. That's why a lot of heat is produced at that part, and due to this insulation breaks down and wire catches fire. Okay, and in the case of short circuit, when we connect live wire to neutral wire,
then they are in parallel combination. Resistance becomes too low and current becomes too high, and due to the formula of Joule's law of heating effect, H equals to I square RT, when I is very high, a lot of heat is produced in this case, and when high current is produced, then it catches fire and wire melts down. Okay, तो अगर हमें इनसे बचना है तो क्या करना पड़ेगा? इनसे बचना है तो इनको बचाने के लिए हमारे पास में अभी तक यूज होते थे इस तरीके के कुछ डिवाइसेस। आपने देखा होगा, आपके जाना पहचाना डिवाइस है, इसका नाम है फ्यूज वायर। जो आपका मल्टीप्लग होता है, जहां पर बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं, उसमें ये लगा होता है फ्यूज वायर। जब मल्टीप्लग खराब हो जाता है तो उसमें फ्यूज वायर ही गड़बड़ हो जाता है। तो फ्यूज वायर क्या होता है? ये कॉपर का वायर होता है, लेकिन कॉपर के ऊपर यहां पर कोटिंग होती है। कॉपर के ऊपर यहां पर कोटिंग होती है दूसरे मेटल की, ठीक है। कॉपर के ऊपर किसी दूसरे मेटल की कोटिंग होगी, और किसी दूसरे मेटल की जब हम कोटिंग करते हैं, क्योंकि प्योर कॉपर वायर नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि प्योर कॉपर वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है, ठीक है। प्योर कॉपर वायर का मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? लो है। तो हम लोग इस कॉपर वायर के ऊपर कोटिंग कर देते हैं टिन की। तो टिन प्लेटेड कॉपर वायर जो होगा, तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। तो ऐसा नहीं कि बात बात में ये फ्यूज हो रहा है। अब होता क्या, इसका काम इस बात के लिए है कि अगर जरूरत से ज्यादा करंट अगर हो तो ये क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा करंट पास अगर होगा तो सबसे पहले ये मेल्ट डाउन होगा। अब ये लगाया जाता सर्किट में सबसे पहले, जब ये यहां से मेल्ट डाउन हो जाएगा तो ये आगे को करंट की सप्लाई को रोक देगा, जिससे कि हमारी डिवाइस खराब हो जाएगी, और जिससे हमारी डिवाइस खराब होने से बच जाएगी। पहले क्या था, अगर आपने फ्यूज वायर का यूज नहीं किया और आप गए, आप सीधे आपने मोबाइल को वहां पे लगा दिया बिना अडॉप्ट करके, कुछ कनेक्ट किया आपने, डायरेक्ट दो वायर्स को लिया, अपनी डाटा केबल में जोड़ा और अपनी सीधी सप्लाई को दे दी। फ्यूज वायर भी नहीं है, और किसी वजह से मोहल्ले में आ गए बहुत ज्यादा लाइट, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, बहुत ज्यादा वोल्टेज, यानी कि 11,000 वोल्ट की जो लाइन नहीं लिखी होती जिसमें बॉक्स बना होता है डेंजर वाला, वहां पे गया, वहां पर से वोल्टेज सीधे जोड़ दिया, तो क्या होगा, मोबाइल दब जाएगा। इतना ज्यादा वोल्टेज वो झेल नहीं पाएगा। तो उसको बचाने के लिए क्या है, अगर वो फ्यूज वायर लगा हो तो क्या करे, इतने ज्यादा करंट पे वो ब्लोन आउट हो जाएगा, वो टूट जाएगा, तो आगे की सप्लाई आने से रोक देगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग यहाँ पर थिक कॉपर वायर, थिक वायर का यूज करते हैं, क्योंकि इससे इसका रेजिस्टेंस लो रहता है। दूसरी बात, यहाँ पर ये टिन प्लेटेड कॉपर वायर होता है। टिन प्लेटेड कॉपर वायर होने की जरूरत क्या है, क्योंकि जो ओरिजिनल कॉपर वायर होगा, उसकी जो ओरिजिनल कॉपर वायर की वजह से क्या होगा कि वहां पर उसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई होगा, जिससे वो बहुत आसानी से मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, ये किस इफेक्ट पे काम करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्यूज वायर इफेक्ट। फ्यूज वायर वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इट इज कनेक्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन लाइव वायर। इसमें जोड़ा जाता है लाइव वायर में, किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर वर्क करता है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वो आपकी हम अभी जो सीरीज चला रहे हैं उस सीरीज में आपको हम कवर करेंगे। यहां पर हम लोग पढ़ लेते हैं एमसीबी को। तो एमसीबी क्या है, एमसीबी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। ऐसे सबने अपने घर में इस समय देख रखे हैं, सबने देखा है, सबके घर में एमसीबी लगी होती है। तो एमसीबी क्या होते हैं, स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस मेनली यूज्ड टू प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम ओवर करंट फेलियर्स एंड इंश्योर इलेक्ट्रिक सप्लाई इन द रेजिडेंस, ऑफिस एंड इंडस्ट्रियल एस्टेट। जितनी ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होगी, उतनी ज्यादा हाई पावर रेटिंग की एमसीबी वहां पर लगी होगी। जैसे यहाँ पर एक एसी लगा है, तो एक छोटी सी एक एमसीबी लगी है। घर के बाहर पूरे बहुत ज्यादा सप्लाई आनी है, तो वहां पर ज्यादा एमसीबी लगी हुई है, ठीक है। तो ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये वर्क करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर। फ्यूज किस पर वर्क करता था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर। ये किस पे वर्क करता है, ये करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर। इसको भी इसमें जोड़ते हैं लाइट वायर में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो एमसीबी, इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। तो ये देखिए आपका यहां पर लिखा हुआ है कि इसका वेब करंट ओवरफ्लो थ्रू एमसीबी, इसकी फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर।
तो इसमें जो बाई मेटालिक स्ट्रिप्स हैं वो हीट हो जाती हैं, उनमें बहुत ज्यादा करंट होने की वजह से क्या हो जाता है, वो एक दूसरे में इतना फोर्स लगाती है कि दूर हो जाती है, जिससे कि सर्किट हमारा वहां पर ब्रेक हो जाता है। जब हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है तो आगे हमारे पास में वहां पर करंट नहीं आ पाता। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो हमारा जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है ये क्या करता है, ये हमेशा लो वोल्टेज नेटवर्क में भी काम करता है जहां पर फ्यूज काम नहीं कर पाता था, और जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह होते हैं वहां पर भी छोटी सी एमसीबी लगी होती है और ये अपने आप ऑन ऑफ हो जाती है। जैसे फ्यूज में एक प्रॉब्लम ये थी कि फ्यूज एक बार मेल्ट डाउन हो गया, अब उसको रिप्लेस करो, दूसरा फ्यूज लगाओ। एमसीबी में क्या है, जब एक्सेस ऑफ करंट होगा वो अपने आप गिर जाएगी, उसको अपने आप बढ़ा के देखो, अगर ठीक करंट होगा तो वो अपने आप सही पोजीशन पे आ जाएगी, वरना फिर से गिर जाएगी। तो वो हमारी डिवाइस को इफेक्टिवली प्रोटेक्ट कर लेती है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी सी कॉस्टलियर होती है, तो यहाँ पर आपको जानने की जरूरत है। ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, इन सबसे बचाने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, फ्यूज और एमसीबी। एमसीबी वर्क करती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर, और फ्यूज वायर यहां पर वर्क करता है, फ्यूज वायर वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, ठीक है। तो बाकी ये चैप्टर लगभग थ्योरी के हिसाब से कंप्लीट है, बाकी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर होंगे। जैसे कि अभी हमने कल डाला था, पहले वन शॉट वीडियो पढ़ा है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का, उसके बाद में हमने उसके केस स्टडी और असर्शन रीजन को कवर किया, साथ में हम लोग अलग से एमसीक्यू लाएंगे। इसी तरीके से हम लोग हर चैप्टर वाइज इन सब चीजों को कवर कर रहे हैं। आपका सारा कुछ बोर्ड का मटेरियल यहीं पर अवेलेबल है, बस हमको चाहिए है आपका सपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और लाइक बटन को यहाँ पर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितने आपके लाइक्स बढ़ते हैं हमें उतना ही मोटिवेशन मिलता है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए मोटिवेट करिए। 2-3 बार देखेंगे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। थैंक यू।